50 डेज स्टडी चैलेंज फॉर जून 2024 एग्जाम्स। तो जून 2024 एग्जाम्स को अब एग्जैक्टली 50 डेज बाकी है। अप्रैल का अप्रॉक्सीमेटली 19-20 डेज और मई मंथ का 31 डेज। और अब प्रिपरेशन का ये स्टेज है जहाँ पे हर एक दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जब 3-4 महीने बाकी होते हैं एग्जाम को, तब क्या होता है कि अगर 1-2 दिन हमारा वेस्ट हो जाता है तो भी हम उसको बाद में रिकवर कर लेते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है। बट अब ऐसा स्टेज आ चुका है जहाँ पे ये जो 50 डेज है वो हर एक दिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 50 डेज डिसाइड करेंगे कि जून 2024 में आपका एग्जाम्स क्लियर होगा कि नहीं। तो क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए लास्ट 50 डेज के लिए, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, यही डिस्कस करेंगे हम आज ये वीडियो में। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको फॉलो कर दिया और आपने आपका 110% एफर्ट्स डाल दिया तो ट्रस्ट मी 25 अगस्त को मार्कशीट में वो जो पासवर्ड होगा, आपके रिजल्ट में वो जो पासवर्ड होगा, उसको देखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ना ICSI, ना एग्जामिनर, ना कोई और। बट इसके लिए आपको खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप 110% एफर्ट्स दोगे। और मुझे भी आपका प्रॉमिस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, दैट यू विल डू एवरीथिंग दैट यू कैन टू क्लियर जून 2024 एग्जाम्स। तो टाइम काफ़ी लिमिटेड है, तो सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और अब मैं आपको क्विकली कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो यह है कि आइडेंटिफाई मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो सुना था, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होता है। अब होता क्या है, जो प्रोफेशनल एग्जाम होती है उसमें 1, 2 या 3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर पिछले अटेम्प्ट में कोई भी चैप्टर में से 20 मार्क का आया तो वापस से इस बार 20 मार्क का आएगा, वो जरूरी नहीं है। ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है कि वही चैप्टर में से वापस 20-25 मार्क का आ जाएगा। बट आप सोच के देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें 20 चैप्टर्स है, अब वो 20 चैप्टर्स में से 1, 2, 3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हर टाइम आप देखोगे, इवेल्युएट करोगे पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 20 चैप्टर्स है उसमें से 10 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से 60 to 80 मार्क्स का पेपर आपका आ जाता है, वो 10 चैप्टर्स में से सिर्फ। तो कितना आसान है वो 20 में से 10 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना एज कम्पेयर टू 20 में से 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना। तो आपको यहाँ पे वही करना है, आपको पढ़ना सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 चैप्टर ही पढ़ के जाना है, आपको पढ़ना सब कुछ है। बट क्योंकि अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ पे मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ पे मेरे को कम टाइम देना है। पढ़ना सब कुछ है, बट वो जो मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और ये आप काफ़ी इजीली कर सकते हो, स्कैनर रेफर कर लो या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर कर लो, उससे आपको पता चलेगा। हर टाइम का ये ट्रेंड होता है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है। क्या होता है कि 20 चैप्टर है तो उसमें से 10 चैप्टर होते हैं ऐसे जिसमें से 60 to 80 मार्क्स का पेपर बनेगा ही बनेगा। बट इसमें से ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि 1 या 2 या 3 कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कर पाते हम, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो 3 या 4 आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बट आप बिल्कुल वो 20 में से जो 10 चैप्टर्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी 5 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से 20-1 मार्क का पेपर बनेगा, और बाकी जो होंगे उसमें से आपका थोड़ा नेक्स्ट 20-25 का बनेगा, क्योंकि पेपर हमेशा 100 से ज़्यादा मार्क्स का रहता है, क्योंकि आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चंस रहता है वो भी रहता है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है वो मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आप पढ़ोगे। जो सेकंड चीज़ आपको करना है वो ये है कि रीड ICSI मॉड्यूल्स। अब मुझे पता है ये मैंने 4-5 महीने पहले बोला था, जनवरी से मैं ये बोल रहा हूँ, बट आई नो कि इस बोलने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये फॉलो नहीं किया होगा, जिन्होंने अपने प्रोफेसर के नोट्स से पढ़ा होगा। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप प्रोफेसर के नोट्स से पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो उसी से पढ़ो। बट अभी ये स्टेज पे हो आप, जब आप रिवाइज कर रहे हो तब साथ में ICSI का मॉड्यूल भी पढ़ो, क्योंकि आप सोच के देखो जो पेपर है वो ICSI सेट करने वाला है, कोई प्रोफेसर नहीं सेट करेगा। और ICSI जब पेपर सेट करेगा वो क्वेश्चन डालेगा कहाँ से, वो डालेगा ICSI के मॉड्यूल से। तो आपको बस मेक श्योर करना है, अगर आपने पहले से मॉड्यूल से पढ़ा है वो तो बेस्ट है, बट अगर आपने कोई और खुद का नोट्स बनाया या फिर कोई प्रोफेसर का नोट्स रेफर किया तो आपको मेक श्योर करना है एक बार आप ICSI का मॉड्यूल रीड कर रहे हो एटलीस्ट, ताकि आप इंश्योर कर सको कि कुछ ऐसा चीज़ है जो मॉड्यूल में है, बट अगर आपके वो प्रोफेसर ने कवर नहीं किया है तो आप मॉड्यूल से उसको रीड कर सकते हो। तो ये आपको इंश्योर करना है एग्जाम के पहले, इसको आपको मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है वो ये है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो वो स्टेज था जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो जा चुका है, अब आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप सोच के देखो 7 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है। अगर आप ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल में हो तो इतनी सारी चीज़ें आप कब से पढ़ाई कर रहे हो, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च
तभी से आप पढ़ाई कर रहे हो और इतना वास्ट सिलेबस है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप भूल जाओगे जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। प्लस बच्चे बोलते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस इसके लिए नहीं आता है लिखने का क्योंकि आपने एडिक्वेट रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें मैंने एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी शेयर किया है, 4-3-2 रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो फॉलो करके मैंने AIR के साथ एग्जाम क्लियर किया है। रिवीजन का ये वाला वीडियो रेफर कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बताया, आपको सब कुछ मैंने दे दिया है कि कैसे आपको रिवाइज करना है, कितना दिन देना है एक सब्जेक्ट को और कितना इंपॉर्टेंस देना है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिसमें आपका स्ट्रेंथ है या फिर जिसमें आपका वीकनेस है। तो पूरा आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा रिवीजन स्ट्रेटेजी को लेके वो वीडियो में, तो वो चेकआउट कर लो। फोर्थ चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि कंटिन्यू स्टडिंग फ्रॉम द सेम स्टडी मटेरियल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम नज़दीक आते जाता है ना, तो क्या होता है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेसर के नोट्स मिलेंगे। स्मार्ट नोट्स हो सकता है या शॉर्टकट नोट्स हो सकता है या बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग रिवीजन नोट्स हो सकता है, क्योंकि ये प्रोफेसर अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि उनके नोट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो। आपका फ्रेंड भी आपको भेजेगा कि ये प्रोफेसर का ये नोट्स आया है, इसमें खाली 50-80 पेज है और मॉड्यूल तो 500 पेज का है, ये प्रोफेसर का जो रिवीजन नोट्स है वो खाली 50-80 पेज का है, ये रेफर कर ले, पास हो जाएंगे। आपको ये सब नहीं करना है। आपने 2-3-4-5 महीने पहले से जो स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर ही आपको स्टिक रहना है, मतलब उसको आपको स्विच नहीं करना है, उसी को आप लेके बैठो, उसी में से बार बार रिवाइज करो। मटेरियल आप कोई भी चेंज मत करना, मॉड्यूल के अलावा और आप जो स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो इतने मन से, उसके अलावा आपको कोई भी स्टडी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर का काम है नोट्स निकालना, वो निकालेंगे, बट आप स्विच मत करना, मतलब आप अड़े रहना, जो बुक से आप पढ़ रहे हो उसी से बार बार रिवाइज करना बस, और वो बुक के अलावा आपको मॉड्यूल पे ध्यान देना है। बाकी और कोई भी नोट्स के ऊपर, कोई और स्टडी मटेरियल के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर एंड मोमेंट पे आपने स्टडी मटेरियल चेंज कर दिया, उसमें आपको कुछ नया आंसर दिख गया, नई चीज़ दिख गई जो आपको नहीं आता है, नया कंसेप्ट दिख गया, तो अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि जून में देना चाहिए एग्जाम या दिसंबर में स्विच कर लूँ, एक ग्रुप दूँ, 2 ग्रुप दूँ। ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। जो मॉड्यूल से, जो भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो बेस्ट है। अगर मॉड्यूल के अलावा कोई और मटेरियल है तो उसी के ऊपर आप स्टिक रहो, उसके अलावा कोई भी मॉड्यूल या फिर कोई भी मटेरियल पे आप स्विच मत करो। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अब मैं आपको इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे आप डेली रिवाइज कर रहे हो, राइट, तो रिवीजन के साथ साथ डेली आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ टाइम दोपहर का 2 से 5 का जो टाइम रहता है, लंच के बाद वाला जो टाइम होता है उसमें जनरली हमें नींद आता है, थोड़ा लेजीनेस फील होता है, तो इस टाइम पर आप क्या करो, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठा लो। आपका 2 बेनिफिट हो जाएगा, मतलब आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा प्लस आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग भी हो जाएगा पास्ट अटेम्प्ट का। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली जब आप रिवाइज कर रहे हो, पूरा दिन आप पढ़ाई करते हो, रिवाइज करते हो, 12-13 घंटे जो भी आपका रूटीन है, उसमें आपको एक चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। 2 से 5 डेली कोई भी एक सब्जेक्ट का, कोई भी एक टर्म का मैं क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, वो क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करूंगा। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसके बाद आपको जो वो टर्म का गाइडलाइन आंसर है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ICSI के वेबसाइट पे गूगल कर लेना। उसके साथ आपको आपका आंसर शीट कंपेयर करना है टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे आंसर लिख रहे हो और ICSI का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो डेली फॉर द रिमेनिंग 50 डेज, मतलब जो लास्ट रिवीजन होगा उसको छोड़ के जो जितने दिन बचते हैं, डेली आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का, कोई भी एक टर्म का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये रिकमेंडेड टाइमिंग है, आप आपके हिसाब से कोई और टाइमिंग अगर आपको जमता है तो तभी सॉल्व कर लो, बट मेक श्योर कि आप ये कर रहे हो। इससे आपका 2 बेनिफिट होगा, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको दूसरा ये भी पता चल पाएगा इजीली कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जब आप एग्जाम लिखोगे तब आपको एक आइडिया होगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये था कुछ स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। और जरा भी टेंशन नहीं लेना है, 50 दिन है, 50 दिन अगर आपने अच्छे से यूज़ कर लिया, पास्ट का छोड़ दो, अभी जो नेक्स्ट 50 डेज है उसको आपने अच्छे से यूज़ कर लिया, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नेक्स्ट 50 डेज जो आपके हाथ में है, जो अभी भी आप बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो, उसको कैसे यूज़ करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।